ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 16 में मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। और आपके बोर्ड पैटर्न यानी आप अपनी कॉपी में जो एग्जामिनेशन कॉपी है यहाँ पर उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको एक बार बता दिया। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपसे नहीं दिया था, 18 दिया था। स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1/√2 टाइम्स इनिशियल स्पीड। ये आया कि नहीं आया? ये तो नहीं आया। अच्छा ये नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको लाते हैं। ये नोट कर दिया 16वां। तो कौन सा नंबर है? नंबर पढ़ो जरा। 18 आ जाए। इस क्वेश्चन को पढ़े, जिसको नहीं आया वो पढ़े, इस क्वेश्चन को पढ़ो। A projectile is thrown into space so as to have maximum horizontal range r. 18 अच्छा 17 18 The speed of a projectile at the highest point. बस ठीक ठीक, एक मिनट हो गया ना, मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट, और ध्यान रखना भैया फिजिक्स है, यहाँ जल्दबाजी मत मचाना, शुरुआत आराम से करना, समझ में आ गई तो अपने आप जल्दी होने लगेगी। प्रोजेक्टाइल के आपने लिखा है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर क्या है? Becomes 1/. बिकम्स, रुक जाओ, बिकम्स तो लिख लेने दो। Becomes दिख गया बिकम्स 1/√2 टाइम्स 1/√2 times its initial speed. बस ठीक है, इनिशियल लिख दिया है, चलेगा, इतना तो समझ जाते हैं ना अपन। नहीं अब तो हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन समझ में कि अब भी नहीं आया? इसने कहा था फिजिक्स है, जहाँ दिक्कत लगे थोड़ा आराम से, थोड़ा क्वेश्चन को ब्रेक करके आप पढ़ें। जब भी आप क्वेश्चन में दिक्कत जाए थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ें, यही सिखा रहा हूँ। तो बेटा क्या है, जैसे जैसे आप अगले साल आओगे, अगले साल अगर अपने को एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन करने हैं तो इस साल तो ये है कि प्रेशर लेस है, ठीक है, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, कभी तो होगा। अगले साल थोड़ा ना होगा, अगले साल तो बोले दिसंबर में होना ही है। सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। तो सवाल समझ में आ रहे हैं तो भी करने हैं, और नहीं आ रहे हैं तो भी करने हैं। ऑब्वियस है, जिन लोगों समझ में आ रहे होते हैं, लोग जवाब दे रहे होते हैं, तभी मैं चलता जाता हूँ। नहीं तो अगर कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो मैं रुक नहीं जाता। उस दौड़ में क्या होता है बेटा, अगर आप कमज़ोर हैं तो वहाँ आप पिस जाते हैं। इसलिए कहता हूँ 11th सबसे बेहतर ईयर है, आराम से चले। हम भी मज़े में, मैंने पहले कहा सिलेबस की चिंता नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कभी तो होगा यार, कभी ना कभी हो ही जाएगा। करना क्या है, कर लेंगे। 2 साल का कार्यक्रम है सीधा अपना, आ जाए। अब भी नहीं होगा, हो जाएगा। स्पीड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यू कॉस थीटा बराबर होगी 1/√2 ऑफ यू। ध्यान देखें, कॉस थीटा 1/√2, यानी सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये है कि अब इतनी स्पीड बन जाती होगी कि नहीं बनती। यू खत्म, कॉस थीटा 1/√2, कुछ तो अचीवमेंट हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो पे बैठे हो। थीटा 45 निकल आएगा, पूछ कर रहा था, रेंज पूछ रहे हैं। रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? सही कह रहे हैं बिल्कुल। आर मैक्स बराबर होगी, ये क्या आंसर नहीं है? होगा यार, मैंने कहा था तभी तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या टोका था, बिकम्स तो लिख लेने दो। मैंने कहा था ना स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स, तभी तो मैंने रोका था, तुमने कहीं ध्यान नहीं दिया। पढ़ाते समय हर वो शब्द जो इस्तेमाल करता हूँ, आपसे रिस्पेक्ट करता हूँ, आप उसे सुन रहे हैं। और इस साल तो मैंने कहा ज़बरदस्त सुविधा है कि काफ़ी सारी अपने पास रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद रहती हैं। एक आध 2 टर्न छोड़ दो, चलो कि मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, बैटरी डाउन है। तो लास्ट टर्न बीच में फिर ही बंद हो गया था। 2 क्वेश्चन बेचारे जो ऑनलाइन थे उनके छूट गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए सुविधा है ना। 2 क्वेश्चन लेक्चर अपलोड है, उसमें से लास्ट के 2 उसमें से देख लेना। इसलिए कहा सीख लें। चलें, कौन सा था ये कर दिया आपने? क्वेश्चन नंबर 18, 19 चेक करें जरा। 19 नहीं आया। 19 बहुत सिंपल था, इसमें तो गधे वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे थे तुम्हें भैया। एक लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए हैं तो ओरल है, ओरल है। मैक्सिमम एरिया कितना कवर करोगे? पहले मैक्सिमम डिस्टेंस देखो। मैक्सिमम डिस्टेंस ही रहा u² बाई जी। एरिया ये आपकी रेडियस हो जाएगी अपने लिए।
और चारों तरफ का सर्कल बना के निकाल दो एरिया, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और साथ में इसका स्क्वायर। U for D square। कहाँ है ये? अच्छा चौथे नंबर ऑप्शन पे, B है। बी नंबर पे, सॉरी बी पे। चले बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते, ये सभी ने कर दिया 18। चले क्वेश्चन नंबर 20 चेक कर देते हैं। 20 भी आपको दिया था क्या मैंने? एक प्रोजेक्टाइल आपने 6i कैप 8j कैप से किया है, तो सीधा सीधा u cos थीटा u sin थीटा दिए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए, और तो कुछ नहीं दिया था आगे का। चलो जो बीच के हमने एक आध दो छोड़े थे उनके नंबर बताओ। 17 क्वेश्चन नंबर 17 वो हमने इसलिए छोड़ा होगा, मुझे मालूम होगा कि इसमें तो अटक जाओगे भाई, कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 17 द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है कि उसकी रेंज कितनी है? मैक्सिमम। और रेंज मैक्सिमम है, यानी बिना कुछ पूछे और बिना कुछ बताए हमें इतना तो मिल ही गया। ये प्रोजेक्टाइल आपका 45 पे फेंका गया है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ऑरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। आए इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करता हूँ। ये कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल को आपने स्पेस में फेंका है फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी बात को घुमा के कह रहा है, असलियत ये है कि उसने फेंका है एज दी 45 डिग्री। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ऑरिजिन, ये कोई महान बात नहीं है, अपन इसको ऑरिजिन लेते ही। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसने कह दी तुम 2 मिनट सोचो, अच्छा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ऑरिजिन टेकना है, वो ऑलरेडी तुम टेकते ही हो। सही बोल रहा हूँ ना? अब अगली चीज़ कह रहा है, जानना चाह रहा है कोऑर्डिनेट्स बताएं। छोड़ो कोऑर्डिनेट्स, पहले तो देखो ये ऐसा आएगा, और कोऑर्डिनेट अपने को कहाँ जानने ज़रा देखें, जहाँ मिनिमम वेलोसिटी हो। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? बढ़िया, तो यहाँ पर मैं हिंट लिख देता हूँ, इसकी मिनिमम स्पीड कहाँ होगी या वेलोसिटी जो भी लिखी होगी, इसका मतलब है आपका ये पॉइंट है। ये समझ में आ जाता है? हाँ ना, मैंने कहा उसी, मैंने कहा था फिजिक्स है, थोड़ा स्पिन भी लेगी, एकदम डायरेक्ट बॉल नहीं आती। तुमने कहा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होते, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब है ये बताओ, और ये बताओ। सही कह रहा हूँ? यही तो कोऑर्डिनेट होंगे। मान चलो पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तुम ध्यान देखो, इनमें से एक कोऑर्डिनेट तुम डायरेक्टली निकाल लोगे, y तो डायरेक्ट ही निकाल लो। देखो y, चलो लेकिन मैं x से चलता हूँ। x बराबर, ध्यान देखो, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है? नहीं दिखा? ये टोटल r होती है, जिसे नहीं दिख रहा, और थोड़ा येलो कलर लगाओ। यहाँ से यहाँ तक आप क्या होते हैं? एक कोऑर्डिनेट में सीधे ही दिख गया, ये r/2 होगा। जरूरत पड़ेगी, हो सकता है क्वेश्चन बदले तो मैं निकाल भी सकता हूँ, u² sin 2 थीटा बाई g और डिवाइड बाई 2। जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू भी निकाल लेंगे, अभी हमने r के टर्म्स में निकाल लिया है। अब जाओ y बराबर ध्यान देखना, y बराबर होगा, ये तुम्हारे लिए कैपिटल H कहलाता है, और कैपिटल H कितना होता है? ये होता है 2 नहीं, ये होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप बिल्कुल सही हैं, यानी ये हो जाएगा u² sin 45 1/√2 इंटू √2 बराबर 2, और वो वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि, और जरा ध्यान देखें, क्या आपको ये याद है? देख रहा हूँ कहाँ लिखूँ, जगह तो मिले, यहाँ लिख देता हूँ। ये याद है ना? तो ध्यान देखना, ये r मैक्सिमम वाली है, क्योंकि अपन 45 पे थे, इसलिए ध्यान देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r/, और जिसे r नहीं दिख रहा हो उसको हम कर देंगे, बढ़िया। तो मुझे से फिगर बनाया, मुझे लगता है दोनों कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। कोई ना बड़ा क्वेश्चन था ना, हमने कहा टफ, केवल
अकल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर, थोड़ा सा छोटा कर दें, बिल्कुल पूरा दिखने लगे। ओके, कोई ट्रबल हो तो मुझे बताइएगा। मेटेल शीट मिल गई तो वो नहीं मिली थी क्यों? कार्तिक प्रोजेक्टाइल शीट मिल गई तो नहीं मिली? आई नहीं होगी। चल ढूंढते हैं, वैसे तो मैंने निकाली तो थी बहुत सारी। शीट देख रहा हूँ प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है। हैं? मैं निकाली नहीं तो इतने लोगों के पास कैसे पहुँच गई? अच्छा, गिनती निकाली नहीं। चलो तो जो बचा रह जाए 2 मिनट लास्ट में रुक के बताएगा कितने लोग होंगे। 2 ही 3 हो गए भाई। फिलहाल तो किसी पड़ोसी से काम चला लो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए। वैसे कोवेलेंट नहीं होगा, कोऑर्डिनेट होगा, है ना। चले काम करें, हो गया आपका क्वेश्चन? हाँ ना बताएं। क्वेश्चन नंबर था 17वां, 18वां, 19वां आपने कर लिया था। 20वां आपका भी कर ही लेंगे। 21 में बता देता हूँ, हल्का सा 21 की हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 को आप हल्का सा पढ़ें, और क्वेश्चन नंबर 21 को आप हल्का सा पढ़ेंगे तो आपसे कहता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल स्पीड इतना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री, इसकी रेंज आर है। इसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका है स्पीड आर के साथ, सॉरी स्पीड 2u, तो रेंज कितनी होगी? बहुत ध्यान से देखो, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे, बस अब 2 डाटा होंगे। मैं आपको बोर्ड का पैटर्न दिखा देता हूँ तो अब आपको मालूम है। ये क्या कहेगा, आर बराबर होती है u² sin 2 थीटा बाई जी। क्या आपका ध्यान जा रहा है इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर रहे हैं? 2 चीज़ें चेंज कर रहे हैं, स्पीड और एंगल। इसलिए यहाँ पर हम कह देंगे R1 अपॉन R2। नहीं आया समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, u1² अपॉन u2²। और एक मज़ेदार बात, साइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो जाएगा साइन 2 थीटा फर्स्ट और अपॉन साइन 2 थीटा सेकंड। कितने लोगों को समझ में आ जाता है? आपकी बार सिंगल से हट के हम डबल पे आ गए। आज में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। फुर्ती से क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है इनिशियल स्पीड u थी और एंगल आपका था 15 डिग्री, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 30 डिग्री। बाद में एंगल आपने कर दिया है शायद 45 डिग्री, है ना। और स्पीड कितनी कर दी है? 2u। और पहले रेंज थी आपकी r, बाद की रेंज आपकी जानना चाहता है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नहीं दिखा? साइन 30 1/2 1/2 रखने हैं, ये रख लेना यार। मुझे लग रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। सही कहा था मैंने? 2 यहाँ से मिल जाएगा, 4 यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे।
तो अंशिका मिश्रा सवाल हो जाते हैं नहीं होते? ठीक है। अब कोरोना की सेकंड लहर आ रही है, मास्क लगा लिया कर, हमारा जरूर लगा लिया कर। हमारा 4-5 दिन पहले हमारा दोस्त लंदन से ही आया था। नहीं ये फैक्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कब की बात है? सैटरडे छुट्टी की थी ना मैंने। हाँ सैटरडे हम दिन भर एक लंदन रिटर्न आदमी के साथ ही थे। हाँ नए स्ट्रेन का तो अभी टीका भी नहीं बना। वो तो चेक हो गया होगा। वो तो दोनों जगह चेक हो गया था, फ्लाइट में चढ़ने से पहले और यहाँ उतरने से पहले RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा तभी अंदर आ रहे थे। वो नहीं होता इमिग्रेशन। आपके घर के बाहर ही हो जाएगा भाई साहब। अगर आपके घर के बाहर हो गया फिर क्या? तो नहीं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ वाले की हमारी है। एक हमारी यहाँ तक जिम्मेदारी है। सामान और स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना। यात्री अपने स्वास्थ्य का है ना। चले कहाँ तक पहुँचे हो गए ये? अब मैं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कराऊँ? एक क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है। ये क्वेश्चन कौन सा सेम है? जो भी आप एक 17वां 18वां पूछ रहे थे वो कुछ 1/√2 टाइम्स वाला नहीं था। कौन सा क्वेश्चन था? शायद कहाँ चला गया ये। तो आंसर क्वेश्चन सेम है, लिखते हैं सेम एज पता नहीं कौन सा 18। ये कह रहा था वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। केवल कितना चेंज है? यहाँ हाफ हो गया है तो दिख रहा होगा हाफ हो जाएगा तो थीटा 60 निकल आएगा, है ना। ये कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, ये क्वेश्चन नंबर 23 सेम है एज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और 23 एग्जैक्ट सेम है, केवल लैंग्वेज का अंतर है। देखो पढ़ के 20वां और 23वां कंपेयर कर लो। एक क्वेश्चन में लिखा है इतने आई इतने जे, मतलब वो भी वही कह रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड इतनी, वर्टिकल स्पीड इतनी, वहाँ निकालनी पड़ती है। यहाँ डायरेक्ट दे रहा है, ये सिंपल है तो उसका सरल संस्करण है। सीधा कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वर्टिकल इतना है। चलेंगे अब आप कर लेंगे, बढ़िया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2। ये हमें निकालना पड़ेगा, ये तुम्हारे बस से बाहर है क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़े चलें। आदित्य शर्मा पढ़ दो क्वेश्चन नंबर 24। The range R of projectile is same when its maximum height are h1 and h2. बढ़िया, दो रेंज सेम है जब उसकी हाइट h1 और h2 है। एक मजेदार बात दिखाता हूँ, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। देखो पहले का ध्यान देखना, बाकी मत पढ़ना। हम तो जितना पढ़ा होता है पहले उसी से लड़ते हैं फिर आगे जाते हैं। रेंज सेम है जबकि हाइट आपकी h1 और h2 है। इससे मुझे एक महान बात पता चल गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। आप बताएंगे और जिन्हें ये बनाना हो बना भी सकते हो तो अपने लिए। बाकी मैंने कहा आपको ये मालूम है द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हमारे कितने हैं। ये आपके थीटा और एक 90 माइनस थीटा, और ग्रामेटिकल गलत न लगे इसलिए आर यहाँ लिख दो, ठीक है ना। अब इन दोनों बार आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है h1 और h2। अब आगे क्या कह रहा है, What is the relation between R and आर h1 h2 का रिलेशन बताओ, ठीक है ना। ये आर मान लो और ये हमने मान ली h1 h2 है। चाहो तो छोटा फिगर बना देना, अपने समझने के लिए बनाते हैं ना बंदों के, भाई अपने को पल्ले पड़ जाए क्या कहना चाह रहा है। क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है h1 h2 और r होंगी कितनी। मैं भी याद निकालता हूँ, पहले मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है, ये होता है 2u स्क्वायर, नहीं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो सीधा सीधा निकला। आपका h2 इज इक्वल्स टू निकलेगा u स्क्वायर
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फॉर्मूले बेटा शुरुआत है, अभी तो चौथे चैप्टर पे आधे ही हुए हो। एक जैसे होते हैं थोड़े। हाँ नहीं, अभी देखो तुम आगे 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 देखिए होता है क्या। कितना हो जाएगा आपका H2 इज इक्वल्स टू H2 आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितनी होती है कॉस, तो ये हो जाएगा आपके लिए एक्चुअल में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पहले तो देखें क्या ये दोनों वैल्यू समझ में आ जाती हैं, क्यों जो मैंने कहा था वो पहली बात ये समझ में आए कि आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने हैं, वो है आपके थीटा और 90 माइनस थीटा। तो एक सेकंड में दोबारा दिखा देता हूँ, आप आराम से नोट कर लें, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा आप लोग। ये देखें फिगर समझ में आ गया था, H1 H2 दोनों बार रेंज सेम है, उससे ही मुझे पता चल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 90 माइनस थीटा, तो मैंने फुर्ती से H1 H2 निकाल दी। निकाल दी दोनों, हाँ ना बताएं। चलो तुम वही निकालना, मैं आर यहाँ निकाल लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना पड़े, आपको दोनों दिखते रहे। अब जब आप आर निकालोगे, आर बराबर आपका कितना होगा, आर बराबर होगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही होता है। ये हो गई अपनी वैल्यू नंबर 3, समझ में आई हाँ या ना। अब ये बताओ यार इसका रिलेशन क्या होगा, कुछ दिख रहा है, कुछ अंदाज लग रहा हो। मुझे ऐसा लगता है इनको अगर मैं इंटू कर लूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इंटू हो लेंगे, कुछ तो मिलेगा। आओ तो एक काम करते हैं, चलो तीनों इक्वेशन तो मालूम है, ऐसा एक क्वेश्चन अपन कल भी कर रहे थे, मैंने कहा ये हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में ही अलग अलग है, तो इंटू कर लूँ तो शायद इस तक आ सकूँ। और अगर ऐसा करता हूँ, ध्यान देखें कि आपको ऐसा नजर आता है H1 H2 बराबर कितना होगा, H1 H2 चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू एक आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई समस्या हाँ ना। ये तो सिंपल किया है ना, सिंपल मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे पता था उधर चले जाएंगे ना, फिर दिखना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं H1 H2 बराबर होगा, ये हो जाएगा U4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और साथ में कोने में 4 भी डला रहने दो। अब तुम्हें इससे इसका कुछ रिलेशन दिमाग में दिखता है, कुछ कुछ मिलता जुलता सा। आ जाओ यहाँ तक, फिर देखेंगे, ध्यान से देखो, तुम्हें देखेगा कॉस थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है, जी का स्क्वायर है, यू का स्क्वायर है, जी ऊपर 4 और मिल जाता तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर डिक्लेयर कर देते, नहीं कर देते। देख लो ना, मैंने क्या कहा, पूरा मैच करके देख लो और यही दिमाग चलाना सीखना है। मैंने कहा इतना अपने को पूरा स्क्वायर मिल रहा है, मैंने कहा अगर बस 2 की जगह 4 और मिल जाता है यहाँ तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर घोषित कर देते। कोई बात नहीं, 4 मिल जाएगा, अपन गणित के छात्र रहे हैं बचपन में। यानी कि H1 H2 बराबर होगा, ध्यान देखना, 4 U4 साइन स्क्वायर थीटा, लंबा कर दिया इसलिए ताकि आप आराम से देख सकें, अपॉन 16 फॉर्मेटेड है, 4 से ऊपर नीचे इंटू करना, कोई गलत काम थोड़ा कर रहा हूँ, तो तुमने ध्यान नहीं दिया। ये जो पूरी स्टोरी है ये आपकी अगली बार आपका रिलेशन निकाल आया, नहीं दिखा आप भी, इसका मतलब है इसी कलर पे आ जाओ, इसका मतलब है ध्यान देखना H1 H2 बराबर है
खत्म बात, मेरा रिलेशन निकल गया, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ आर बराबर दिया हो सकता है अंडर रूट में एस टू एच वन एच टू दियो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो तुम कर सकते हो। आर स्क्वायर बराबर 16 एच वन एच टू एक आंसर है, आर बराबर 4 अंडर रूट एच वन एच टू, तो एडजस्टमेंट कर लोगे ना, उस पर नहीं आ रही, ये रिलेशन हो गया हमारी तरफ से। तो अब देखें क्या कंप्लीट समझ में आ जाता है, किसी को डाउट रह जाता है अभी भी? ठीक है, कोई का ऑब्जेक्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं? हो गया अनुभव, ठीक है। इस बात क्वेश्चन नंबर 25 हम नहीं करेंगे। एक टिड्डा जो है वो टिड्डा ही होता है, क्रॉस ऊपर कुछ और होता है, टिड्डा ही होता है। इतने मीटर मैक्सिमम कूद पा रहा है, तो मतलब तुम समझ गए मैक्सिमम से यू वगैरह निकाल लेंगे, छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 26 में करता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 26, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी है, ये दी है ए आई कैप शायद, है ना, प्लस बी जे कैप, यही लिया हुआ है। इस टाइप के आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको मालूम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताऊं, यू एक्स बराबर दिया हुआ है ए और यू वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है बी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट दोनों दिए हैं, यू कॉस और यू साइन। और आपसे जानना चाह रहा है, अच्छा ये रहा, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, अगर रेंज मैक्सिमम हाइट की डबल है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है इफ, पढ़ो, यही कह रहा है ना, रेंज इज डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट। चेक करें, इज इट द क्वेश्चन? क्या है, मिल गया, रख दो। आर बराबर, आर कितना होता है आपका, आर होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा, देखते रहना बहुत ध्यान से, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अपॉन जी इज इक्वल्स टू आपका होगा 2h, h का मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आओ देखो ध्यान से, इधर तुम्हें मिल रहा है यू एक्स, यानी कि u और कॉस थीटा दिख रहा है, एक u और एक कॉस थीटा दिख रहा है जहाँ मैं हाथ घुमा रहा हूँ। इसकी वैल्यू आपको दी है, पहले 2 रख लूँ, एक u कॉस थीटा दिया है आपको a, बचा हुआ u साइन थीटा ये आपको दिया है b, अपॉन का जी, क्या अपॉन का जी, यही कैंसिल कर लो यार, इतने आगे कहाँ अपन चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट का बराबर कितना होगा, u साइन थीटा, अब भी नहीं निकाल पाओगे, b बराबर 2x, बस तो फिर निकाल दो, फिर क्या सोच रहा। कई बार क्वेश्चन होते सिंपल है, लगते टिक तक है। बोलो, कोई डाउट हो मुझे पूछो। क्वेश्चन पहले से करे हुए, बस आंसर अरे वो 2 को लिखना भूल गया था और 2 दिया है, अच्छा अच्छा, तो बस r बाय h करके पढ़ दिया था। आर बराबर 2h ही लिखा था ना।
नहीं वो सब तो ठीक है, उस यहीं तक आ भी गया था, बस वो 2 को अच्छा, फिर 2 बाद में लिखना, कहा ओके, लिखना ओके, उसको ओके, वैसे लिखना होगा। ठीक है, क्या है हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। चले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और आपको पाना पड़ेगा। ये आपने कर दिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चले जाते हैं 27 पे आप जाएंगे। ये आपसे कह रहा है क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। केवल हिंट लिख देता हूँ, इसका मतलब ध्यान देखना। 27 में आपको आर मैक्स दिया हुआ है यू स्क्वायर बाई जी, और कितना दे रहा है 100 मीटर। ठीक है, और इसी एफर्ट के साथ वो फेंकता है ऊपर, वर्टिकल या अपवर्ड। ध्यान देखना, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा u बराबर कितना हो जाएगा 10√10 या u स्क्वायर बराबर 1000। अब कह रहा है बॉल अब कहाँ फेंक रहा है, अपवर्ड्स, तो मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी। इसमें एक छोटी सी गलती करोगे वो हम बता देते हैं। या तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहे जहाँ से पहुँच जाते हैं। जब अपवर्ड थ्रो करोगे तो थीटा 90 हो जाएगी। अब जो आपकी एच आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। और छोड़ो, अपन ने यू का को निकाला था, अपन डायरेक्ट यू स्क्वायर ही निकाल देते हैं ना यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, अब भी नहीं दिखा हो तो क्या, ये खत्म हो गए 1000/20, 1000/20 मतलब 50। 50 ही होगा। सही है। कैलकुलेशन बनेगा भैया जो है वो थोड़ी सी फास्ट रखना कि यू स्क्वायर 1000 है अपॉन 2, 1000 का आधा हो गया 500, और जी से डिवाइड कर दो 10 से, तो 500 को 10 से डिवाइड किया तो 50। ये आप पूरा निकाल पाए हो जाएंगे सवाल, कहीं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना। मुझे कोई डाउट हो पूछ लो, कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत आएगी आप और इधर कर दूँ, ये लो। चलो 28 तो ठीक है, 28 आप कर सकते हैं। 28 है बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। एक प्लेयर की फेंकी बॉल दूसरे तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। ये बताओ क्या दिया हुआ है। ध्यान जा रहा है, एक प्लेयर की बॉल दूसरे प्लेयर तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। तो 28वें क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, आपको टी बराबर दिया हुआ है 2 सेकंड, और आपसे कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैं सिंपल बता देता हूँ। 2u बराबर आप रख देना 2u साइन थीटा बाई जी बराबर 2। अब सॉल्व नहीं कर रहा, इतने ही लिखते जाओ मेरे साथ साथ। u साइन थीटा बराबर डॉट 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 10 हो जाएगा। समझ आ गया। चलो 10 हो जाएगा तो और अच्छी बात है, 5 हो जाएगी। इसलिए h बराबर निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर इसी का स्क्वायर अपॉन 2g बराबर ये हो गया, बस ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे लग रहा है अब क्वेश्चन आने लगे होंगे यार, अभी नहीं आ रहे हैं। देखो मेरे करने लायक कौन सा होना चाहिए वो मैं करा देता हूँ। 1 या 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बस अब 35 तक जाना है। मैं नीचे से देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 35, मज़ेदार क्वेश्चन देखेंगे।
ये तो हम कराएंगे ही। 29 आप कर लेंगे, 30 आप कर लेंगे, 31, 32। चाहे तुम सब कर लेना है, सब पिल्ली पिल्ली से क्वेश्चन है, अब इनमें हमें मत परेशान करो। तो एक आध कोई ना आए, किसी में डाउट हो जाए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। मैं सीधा आपके लिए करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन करूँगा? क्वेश्चन नंबर हमको 34 में क्या है? थ्रो बॉल 80 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितनी तक, ऊंचाई तक पहुँचेगा? कैन, हाँ एक बात और बताऊँ, अब मैन कैन थ्रो अ बॉल अप टू 80 मीटर, ये क्या चीज़ है? समझ में आ गया? ये रेंज नहीं है, ये मैक्सिमम रेंज है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा अंग्रेजी की ग्रामर भी लगेगी। आप मैन थ्रोज नहीं लिखा, मैन थ्रोज 80 मीटर मतलब ये रेंज है, लेकिन मैन कैन थ्रो, फेंक सकता है, ये क्षमता बता रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना फेंक पा रहा है। तो कई बार ये मैंने कहा इसलिए फिजिक्स दिक्कत दे जाती है, कई बार हम जो कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो धोखा दे जाती हैं बीच में, डू की जगह डज लग जाता है ना। तो मैंने कहा ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था एक शायद जो आप पूछ रहे थे, मैक्सिमम रेंज। मैं आपके लिए कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 35, जो मुझे ठीक लग रहा है ये मैं बता दूँ। तो 35 देखें, ये कह रहा है बॉल इज थ्रोन। तो अब तक तो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 35 और 24 मतलब 59, मतलब 60 मान लें राउंड अप में, ठीक है, इतना बहुत है दवाई नहीं, ज़्यादा मत करना है तो तबीयत खराब हो जाएगी। A ball is thrown at different angles with the same speed u। एक बॉल को आपने सेम स्पीड u से डिफरेंट एंगल पे फेंका, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इट हैज सेम रेंज इन बोथ द केसेस। कुछ दिखा क्या? ट्यूबलाइट जलती है, एक ही स्पीड u से दो डिफरेंट एंगल से फेंका है, बट द रेंज इज सेम। इसका मतलब आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 है ना। रेंज सेम कह रहा है, तो आपको पहली चीज जो मिलनी चाहिए वो ये मिल जाएगी, द टू एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमें देखा होगा कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, तो दे चेक कर लेना, मैं दोबारा ढूंढना पड़ता है, पूछ क्या रहा था आखिरकार, मैं उसके बाद जाता हूँ। फिर क्या कह रहा है? सेम रेंज इन बोथ द केसेस, y1 एंड y2 आर द हाइट अटेन्ड इन द टू केसेस। आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? y1 और y2, तो फिर y1 प्लस y2 का टोटल कितना आएगा? मैं एक मजेदार बात बताऊँ, इस क्वेश्चन का आधे से ज़्यादा हिस्सा हम पीछे किए बैठे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, y1 और y2 आपने निकाली थी अभी, वो क्वेश्चन था ये, कहाँ गया? ये वाला था, नहीं आया ध्यान, मैं इसी से इस क्वेश्चन को चुरा लेता हूँ। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने कितने हैं? थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, बता दो। वो कह रहा है दो बार की हाइट है y1 और y2, मतलब ये हो गई y1, ये हो गई y2। ठीक है, दो y2 कर लेना, कोई कहेगा बीच में h1 कहाँ है, नहीं देखी। अब y1 प्लस y2 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे, कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे। इतनी हिंट लिख दो, y1 बराबर और कह दो, लिख दो द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कर दो 47। अब तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चंस का दायरा, अब आपका लिमिटेड हो गया। अब आप किसी बुक से करें, अब आप प्रदीप से आगे क्वेश्चन कर लो, यहाँ से कह देता हूँ, समझ में आ रहा है? तो अब आप प्रदीप से करेंगे, प्रदीप ने तकरीबन 100-150 सवाल लिए हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे आप समझ में आएगा कि कुछ नहीं करा रहा। हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप कर चुके थे, जो सी आई कैप प्लस बी जे कैप करा रहा है, समझ आ गया? या बोले जरा सा इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहा था, इसमें रेंज और पूछ लिए साथ में, जरा सा बढ़ा दिया है, जरा सा कम कर दिया है, तो रेंज अपनी दायरा उतना ही लिमिटेड हो चुका है। अब आप चाहें तो आप किसी को रिफ्रेशर से क्वेश्चन कर सकते हैं मजे से। कर दें, y1 y2 समझ में आ जाएंगे, और एक बार इनको जोड़ दो नीचे, जब आप दोनों निकाल दें तो दोनों का एडिशन कर दीजिएगा।
कितना आ रहा है y1 प्लस y2 का टोटल कर लें, तुम लिख के जोड़ लेना। u स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो जाएंगे और ब्रैकेट में आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन है? सी। बढ़िया। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो चलो एक छोटा सा काम और करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये आप कौन सा पढ़ रहे थे? ऑब्लिक। ठीक, हाँ कुछ ये भूल गए होंगे पढ़ते पढ़ते कि अपन प्रोजेक्टाइल में पढ़ के आ रहे थे। चलो जल्दी लिख इसको यार। अभी आप मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे? ऑब्लिक। हिंदी में बात करें तिरछा, नीचे से जो आप ग्राउंड से किसी को किसी एंगल पर फेंकते हैं। अब मैं एक और प्रोजेक्टाइल दिखाता हूँ, पिछले वाले का ही पार्ट है। तो देखो ध्यान से, अपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो ये क्या करता था, पहले ये ऊपर तक आता था, ऊपर आके ही हॉरिजॉन्टल हो जाता था। लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ दिक्कत क्या थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अकेला तो चलेगा नहीं, ग्रेविटी भी एक्ट करती है। तो यहाँ से क्या हो जाता था, ये जो ग्रेविटी थी इस पर नीचे भी लाने की कोशिश करती थी, तो इसलिए पार्टिकल का मोशन फिर 2 डायमेंशनल हो जाता था। ये ऐसा आता था, यही था ना कहानी। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन इतने हिस्से को भी पढ़ सकते हैं। और इतने हिस्से को कहाँ से पढ़ सकते हैं? अगर आपने लेजम से पानी भरा है कभी, लेजम कैसा सीधा पकड़ लेना, तुमने ध्यान दिया पानी कैसा गिरता है? बढ़िया। ये जो आप बता रहे हो आपने ध्यान नहीं दिया, आप इसी पॉइंट पे तो होते हो, आपका पानी आप देख लेना ऐसे ही गिरेगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा। द वाटर पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज दे आर फॉलिंग डाउनवर्ड्स, बोथ द मोशन आर साइमल्टेनियस। और अभी कहता हूँ, बाद में प्रूव कर दूंगा। दिस पाथ इज पैराबोलिक। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल आ रहा है किस पाथ पे आएगा? पैराबोला पे आएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया होगा हम किसे कहते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, जहाँ प्रैक्टिकल उसको देख भी सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकल कैसे गिर रहे हैं। अब एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप लिख दीजिएगा डैश मार के, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप लिख देंगे इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with some initial velocity, if a particle is thrown horizontally आगे क्या बोला था मैंने? with some initial velocity from some height, then it traces a parabolic path. Then it traces a parabolic path. It is called horizontal projectile. Traces a parabolic path. It is called horizontal projectile. और साथ में बनाएंगे आप ये डायग्राम। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ है डायग्राम आपको नल के पाइप से अपने आप समझ में आ गया होगा। आपने किसी हाइट से पार्टिकल थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, कैसा जाएगा? कर्व्ड होता हुआ आगे कहीं आके गिरेगा। मैंने हाइट मान ली h और कितने डिस्टेंस पे गिरा है वो रेंज मान ली है d। कोई समस्या? किसी को याद है कोई समस्या है इसकी डेफिनेशन में? मुझे लगना होनी चाहिए, ये तब समझ में आता है। फिगर बना दिया आपने? हाँ ना बताएं, नहीं बना पाया?
बना दिया। एक काम करो, इसमें आप बता दीजिएगा आप पार्टिकल इज थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, लिख दो आप पार्टिकल इज थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h। पार्टिकल इज थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h। कुछ नहीं लिख रहे, जो यहाँ दिख रहा है उसी को लिखा है। पार्टिकल इज थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, कहाँ से फेंका? फ्रॉम हाइट h। क्या इतना मिल जाता है? हाँ ना। आ जाए थ्रो करें हाइट h से। जैसे आप थ्रो करते हैं अब क्या होगा? सबसे पहले तुम क्या जानना चाहते हो, जरा बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर बाद मिलेगा? चलो अपन शुरुआत टाइम ऑफ फ्लाइट से ही कर लेते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पर जाओगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की जब आप बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकालेंगे कि आपको फॉर वर्टिकल मोशन में, किस मोशन की बात करूँगा? वर्टिकल मोशन की। क्या आप देखें, आपको नीचे वर्टिकल में जितना डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है? h। और मैं पूरा लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन चूँकि आप नीचे आ रहे हैं इसलिए कितना होगा? प्लस g। और लास्ट सवाल, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? मेरा सवाल ध्यान से सुने और जवाब दें। मैंने कहा फॉर वर्टिकल मोशन डिस्टेंस आपने लिया h, वर्टिकल में आप डिस्टेंस h ट्रेवल कर रहे हो, दिख रहा होगा। एक्सेलरेशन आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आप कितना होगा? पॉजिटिव g। तो फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? ui बोले तो u साइन थीटा। बेटा इसमें थीटा कहाँ है? तो तुम u साइन थीटा निकालोगे। कहाँ बना लोगे? है ही नहीं, तुम कहाँ से बना लोगे? हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो अगर टेढ़ा कर लोगे तो टेढ़ा कर लोगे तो पिछले टॉपिक पे चले जाओगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कहाँ रहा? नहीं, इनिशियल वाली कितनी होगी? वेलोसिटी होगी कितनी? फॉर्मूला तो आप सही बता रहे हैं, v बराबर u प्लस जी टी लगाऊंगा मैं। मेरा सवाल ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मान लें? u मान लें। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से याद दिलाता हूँ। जब पहली बार मैंने कहा था तो आप लग रहा था ये क्या याद है, इसमें तो वैसे ही याद रहेगी। मैंने कहा था जब हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तब हॉरिजॉन्टल की बात करना, जब वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल की बात करना। मेरी बात समझ में आ रही है? तुमने इस पार्टिकल को कहाँ फेंका है? कहाँ फेंका है? फटाफट बताओ। हॉरिजॉन्टली फेंका है। इसका मतलब ये भी है, और मोटा कर देता हूँ, इतना मोटा। तुमने इस पार्टिकल को कहाँ फेंका है? हॉरिजॉन्टली फेंका है। इसका मतलब ये भी है कि तुमने इस पार्टिकल को वर्टिकली नहीं फेंका है। तो तुम ही कह रहे हो ना हॉरिजॉन्टली फेंका है, मतलब वर्टिकल नहीं फेंका है। तो जब हॉरिजॉन्टली जा रहा है इधर तो भैया तुमने फेंका ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? और अब अगर आप मैथमेटिकली जानना चाहते थे तो आप ध्यान देखने, आपने हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पे फेंका है, इसलिए इसका u साइन थीटा 0 होगा। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ थीटा है ही नहीं मतलब 0। तो इसलिए इतना घूम के मत जाना, इसमें थीटा मत निकालना। पहले तो यही सवाल आएगा थीटा कहाँ से आ गया? थीटा आ गया तो फिर पिछले टॉपिक में चले जाओगे। इसलिए मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 क्यों है? बिकॉज वी हैव थ्रोन द पार्टिकल हॉरिजॉन्टली नॉट द वर्टिकली। क्या अब ये क्लियर हो जाता है? बस अब सिंपल हो गया। h, u और g दिए हैं, अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम बड़े आराम से एक छोटी सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी इक्वेशन? हम लगा देंगे h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। अब तो कर लोगे यार, अब तक थोड़ा कोई काम है। gt स्क्वायर यानी आप कह देंगे, क्या कह दोगे? 2h
अपॉन जी बराबर, इसको इसमें क्या देखना है, तो ऐसे ही सॉल्व कर दो, बस इतना ही था, खट से लिख दो। ये तो उसमें भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइन से। बिल्कुल पढ़ा था आपने। तब भी आपका टाइम ऑफ फॉल यही आता था, क्योंकि उससे आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप किया था, और आज भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 ही है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये तो वैल्यू ऐसे ही रख सकते हैं, सोचा था। ठीक, तो ये पहली चीज आपकी निकल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट। निकाल दिया यू रूट सॉरी रूट 2h बाई जी, हाँ ना बताएं। जो तुम लास्ट टाइम ऑनलाइन ले रहे थे, मैं फ़ोन पे सही दिख रहा था, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। चलो नेक्स्ट एक जाए, ये सभी ने निकाल दिया, हाँ ना। एक और चर्चा कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज कितना आगे गिरा, तो कितना आगे गिरेगा ध्यान देखना। उसके लिए काम करोगे, उसके लिए आपको मालूम है, आपको लगाना पड़ेगा डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। बढ़िया, अब आप रखेंगे डिस्टेंस, मैंने डी माना है, स्पीड कितनी रखोगे, स्पीड फंस गई उधर से निकले तो है। इस बार ये cos थीटा रखेंगे। इस बार यू कॉस थीटा रखेंगे। बेटा थीटा कहाँ है, मुझे ये और भी दिखाओ, मैं जब से इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, ये थीटा मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है, किधर है आखिरकार ये थीटा। और मैग्नीफाई करूँगा, शायद कहीं छोटा मोटा घुस गया और रह गया अंदर, अंडरग्राउंड टाइप का। कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हो, हॉरिजॉन्टल। तो बेटा हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल की बात करो ना, ये स्पीड कहाँ है, ये है कहाँ, हॉरिजॉन्टल है ना, फिर क्या दिक्कत है। अब समझ आ गया। फिजिक्स बेटा रटने का काम नहीं है, फिजिक्स तोतों का काम नहीं है। तोतों के ऊपर मैंने एक बार एक कहानी सुनाई होगी, सुनाई थी, नहीं सुनाई। यू आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी ये जो है कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल स्पीड। आपने पार्टिकल को यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो आप तो पहली फिगर में या लैंग्वेज में पहली बताया है वो कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड यू है, और आप टाइम वो बगल में कोने में पड़ा है, नहीं दिख रहा, सीधा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, रूट 2h बाई जी, दैट्स ऑल। तो निकाल दें फुर्ती से, 2 लाइन का काम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब जो अगला एक महान काम करना है वो बताता हूँ। अगला महान काम आप बताएंगे, ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और ट्रेजेक्टरी याद है जो हमने कहा था, उसके पाथ की इक्वेशन, ठीक है ना। चलो एक नेक्स्ट सेटिंग डाल देना, ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे आएंगे तो बहुत ध्यान देखें, 40 में फिगर बना देता हूँ। ये रही कोई हाइट, यहाँ से हम माने चलेंगे आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से पार्टिकल थ्रो किया, और ये यहाँ कहीं आके ये गिर गया। अब किसी भी एक पॉइंट पर मैं ये ले लेता हूँ P, यहाँ माने चलता हूँ आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है x, और आप कितनी हाइट नीचे आए हैं इस पॉइंट से, तो y। चलो यहाँ बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी देख ले, चेक करके दिखा दें एक छोटा डायग्राम। किसी हाइट से आपने पार्टिकल थ्रू किया इनिशियल वेलोसिटी से, ये पार्टिकल इधर कहीं, ये तो फिगर मालूम ही है,
अब मैंने क्या मान लिया, कोई पॉइंट पी जिसके डिस्टेंसेस एक्स और वाई है, इनमें हम रिलेशन निकालेंगे। जो आप एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे वो कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। या तो ये आएगी, या ये पूछेगा ये प्रोजेक्टाइल आपका कैसा है, पैराबोलिक। अच्छा, पैराबोलिक कैसे बताओगे, किसी को याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पिछला वाला डेरिवेशन चेक करना, 2 स्टेप में हमने किया है। पहले हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग टाइम निकाला है, फिर वर्टिकल की इक्वेशन में वैल्यू रख दी है। जब जब आप स्टेप्ड पढ़ेंगे, मैं ये भी बताता जाऊंगा डेरिवेशन आप याद कैसे रखेंगे, स्टेप्ड। मुझे भी नहीं याद रहते, मैं स्टेप याद रखता हूँ। पहले क्या करना है, हॉरिजॉन्टल से टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू ले जाके वर्टिकल वाली इक्वेशन में रख देनी है, खत्म। 2 लाइन में आपका डेरिवेशन एंड अप हो जाएगा। क्या आपने याद आ गए? हाँ ना बताएं। चलें एक काम कर दें, इसमें आप लिख दीजिएगा लेट द पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। फिगर बना दिया सभी ने? इसमें बता दीजिएगा लेट अ पोजीशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी, position of horizontal projectile at any instant t is at point P, और point P को हमने दिखा दिया एक्स वाई, वो आपको भी नजर आ रहा होगा। एट एनी इंस्टेंट टी इज एट पॉइंट P, और पॉइंट P के ब्रैकेट में एक्स वाई का मतलब समझ गए होंगे। आ जाओ नीचे चलते हैं। नीचे बताइएगा नंबर 1, नंबर फर्स्ट आप लिखिएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल। और अब ये स्टेटमेंट हम तीसरी चौथी बार लिख रहे हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म। लिख दें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। लिख दें अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म दस फ्रॉम, जो डेरिवेशन है इसलिए थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी आप कह सकते हैं डिस्टेंस आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में आपका कितना है एक्स। और फिर याद दिलाऊँ, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की करना, वाई में मत घुस जाना। कौन से में अलोंग हॉरिजॉन्टल, स्पीड अब तो याद है u, और टाइम हमने माना था t। इसका मतलब आप देखेंगे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी x अपॉन यू, ये मैंने मान लिया नंबर 1। बड़े आराम से कोई शंका हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। चले अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, x बराबर ut, ये तो नॉर्मल है यार, t बराबर x बाई यू। ठीक, अब ऐसे हम सेकंड जाते हैं। अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल जाओगे, सुविधा के लिए फिर से दिखा देता हूँ, बाद में आप एग्जामिनेशन में एक आध लाइन कट कर सकते हैं। अलोंग वर्टिकल जाओगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली गया है, वर्टिकली नहीं फेंका गया। वर्टिकल तो आपने सोच किया भी नहीं है। देन अगली चीज़ है एक्सेलरेशन, आपको मालूम है पॉजिटिव g, और हाइट या डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस लिख देता हूँ। डिस्टेंस वर्टिकल का दिख रहा है, फिगर उधर चला गया, तो ऐसे में कितना डिस्टेंस था, y। चलो फिर हम इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम h बराबर आपका कितना होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ही होता है। आ जाए, बस हो गया हमारा लगभग प्रूफ। बहुत सिंपल था, छोटा था। अगली लाइन में प्रूफ पर ही हम t बराबर x बाई यू आपने कहा था, अलोंग वर्टिकल चले आए, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन प्लस g, डिस्टेंस आपका y, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो, क्या करोगे यार दिखा देते हैं। फ्रॉम 1 आ जाओ, h था आपका y, y बराबर हो जाएगा 0 प्लस
हाफ जी, और टी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बहुत ध्यान देखें, इसका मतलब मैं वाई इज इक्वल्स टू लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, मैं लिखूंगा जी अपॉन 2u स्क्वायर डॉट, पहला काम मेरा हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और दिखा सकते हैं y बराबर ax स्क्वायर। कर दें y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y बराबर ax स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना। a बराबर आपको दिख ही जाएगा, कोई डाउट है यहाँ पे नीचे बता दीजिएगा, एक लाइन नीचे बताइएगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए? नीचे आप बताएंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, और इस बात नीचे एक खास बात बताएं, वो खास बात आप क्या क्या बताएंगे? आप बताएंगे इट इज a quadratic equation। नीचे आप बताएंगे it is a quadratic equation, so the path of projectile is parabola या parabolic ज़्यादा बेहतर। so the path of projectile is parabolic, it is a quadratic equation, so the path of projectile is parabolic। अब इसी प्रोजेक्टाइल में हम एक चीज और निकालेंगे, सब पिछली बार भी निकाल रहे थे, वो हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ जाओ इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा कर देते हैं 1 मिनट में। फिर से ध्यान देखें, फिर एक बार हम उसी फिगर पे जाते हैं वापस। ये आपकी कोई हाइट, ठीक, यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी u से कोई पार्टिकल थ्रो करें और ये पार्टिकल हम मान के चलेंगे कैसा आया, ये आया। किसी भी एक पॉइंट पर इसको पकड़ लें। अब इधर देखें एक सेकेंड, इतना तो पुरानी फिगर है, इतना तो वैसे समझ आ रहा होगा, तीसरी बार बना रहे हैं। जिस भी पॉइंट पर जाओगे इस पॉइंट पर समझ में आएगा, कुछ वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल और कुछ वेलोसिटी होगी वर्टिकल, और नॉर्मल है इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, वो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है ना? देखें साफ साफ फिगर नजर आता है, हाँ या ना? ये आपका मैंने कहा बना दे फिगर, और फिगर समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आए तो ही बताना। किसी हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे फिगर इसलिए उसको ऐसा कर देते हैं।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ना बताएं। और एक लास्ट काम इसलिए मैंने बड़ा कर दिया था ताकि आप साफ देखें जो एंगल है कितना एंगल बना रहा है, तो हम माने चलेंगे एंगल यहाँ तो लिख नहीं पाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ लिख दोगे तो बीच में घुस जाएगा, अटपटा तो लिखेगा और नहीं। मज़े से एंगल दिखा दो कितना डायरेक्शन में, इसमें आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है अल्फा। फिगर क्लियर हो जाता है हर तरह से? बस तो अब वही एक काम करते हैं, फिर से एक बार छोटा करता हूँ, नीचे आएगा, नीचे एक लाइन पुरानी लिख दें। इसमें आप लिख दिएगा अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। इस पॉइंट का नाम और रख देना, पॉइंट अपने लिए हमेशा पी रहते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आएगी। नॉर्मल आप देखेंगे पॉइंट्स को कहाँ से लिखता हूँ, पी से ही लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? चले, क्या आपका सेंटेंस था? पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी u, particle is thrown horizontally with initial velocity u from some height if it reaches to point P, if it reaches to point P where velocity components are Vx and Vy, then नंबर 1, और आधी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं तो बहुत अच्छे से मैंने मान लिया या कंपोनेंट Vx y है। नंबर 1 आप लिखिएगा along the horizontal, नंबर 1 आप लिखेंगे along the horizontal। और क्या बोल रहा हूँ बताएं, क्या बोलूँगा आगे? along the horizontal motion of projectile is uniform, याद आ गया? लिख दें along the horizontal motion of projectile is uniform, motion of projectile is uniform। इसका मतलब समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी वही बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी। कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे ये उतनी आएगी। पहला हमें वैल्यू मिल गई, बता दें Vx इज इक्वल्स टू u। अब जाएंगे सेकंड, अलोंग द वर्टिकल, फिर से देख लेते हैं अलोंग द वर्टिकल क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0 है, क्या ये आपको मालूम है? अब तो नहीं भूलोगे। फिर आगे चले आए, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको मिलेगा vy इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन g और t, यानी कुल मिला के आपको कितना मिला? gt। कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? हाँ ना बताएं। अब देखें ध्यान से, आपके पास यहाँ पर Vx भी मिल गया है, Vy भी मिल गया है, और वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ रखा है। नीचे हम बताएंगे हेंस वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये होगा Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, चाहो तो वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी वेक्टर निकल आएगा, Vx था आपका ui कैप प्लस y, Vy आपका है gt j कैप। तो ये तो आपने वेक्टर फॉर्म निकाल दिया। कोई समस्या है इसमें? अब किसी ने कहा थोड़ा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताते जाते, मैंने कहा बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम आगे चलेंगे, आगे आप बताएंगे मैग्नीट्यूड याद है, v इज इक्वल्स टू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। इतना छोटा डायरेक्ट ही हो जाएगा यार, u और gt के स्क्वायर को क्या गुणा भाग लगाना, यही हो जाएंगे एक सेकंड में। मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
अरे यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पहला हो गया। और ऐसे आप बताएंगे डायरेक्शन इसमें आप बता देंगे टेन अल्फा बराबर होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो आपका वी वाई कितना था जी टी, और ये आपका u, तो इसलिए आप फाइनल बता सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स ठीक है। क्या ये समझ में आ जाता है? हाँ ना बताएं। अब इनमें किसी को कोई समस्या नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशन में नहीं, बढ़िया, ये अच्छी बात है। लेकिन थे कहाँ पे? बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर शायद 11 है, चेक करना शीट में। ये बॉम्ब इज ड्रॉप, क्वेश्चन नंबर 11 ही है, ओरिएंटल प्रोजेक्टाइल का। बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट। आए इस बारे में एक छोटी चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से कर देखें 2 मिनट में। क्या आपने ध्यान दिया है, जो हम कहते हैं प्लेन 7 का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार फूड पैकेट ड्रॉप करने में, या हम कहते हैं वॉर टाइम में बॉम्ब्स ड्रॉप करने। एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आप फूड पैकेट या बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हो, जैसे मान चले आपको यहाँ ड्रॉप करना है, तो प्लेन लेके यहाँ मत आ जाइएगा, बोले यहाँ गए, बोले अब गिरा दिया। ये बॉम्ब कहाँ गिरेगा समझ में आता है? ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ 1 सेकंड में। अगर आप कोई ऐसा केस लेंगे कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 11 था, हाँ, अगर मान चलना ये कोई प्लेन होता हुआ जा रहा है और आपने इससे गिराया बॉम्ब, तो ये बॉम्ब ध्यान देखना इधर नहीं गिरता, ये बॉम्ब गिरता है। कारण समझ में आता है क्यों? क्योंकि नंबर 1 एक तो आप प्लेन में बैठ के हाइट पे होते हैं, और नंबर 2 प्लेन किधर जा रहा होता है? हॉरिजॉन्टली। जब आप पैकेट या बॉम्ब ड्रॉप करते हैं तो रेस्ट में थोड़ी है, पैकेट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली। तो ये वो पैकेट है जो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, इसलिए ये कैसा गिरेगा? इसलिए एक समझदार बॉम्बर वो होता है जो अपने टारगेट से 5 किलोमीटर पहले ही बम गिरा लेता है। 5 किलोमीटर पहले बम गिराने में समझ आ रहा है क्या होगा? जब यहाँ गिराएगा तब वहाँ पहुँचेगा। क्या है मेरी बात क्लियर हो जाती है? बस इसी बेस पे आपका ये, चलो अपन भी इस बम को गिराते हैं। चलो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं u बराबर, ये वेलोसिटी देख रही होगी ना, u बराबर, हाँ, फोर्स लगा के फेंकेंगे तब भी आगे गिरेगा। नहीं, फोर्स लगा के भी फेंकोगे तब भी आगे गिरेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये तो है ही, और साथ में ध्यान देखना ये तो रहेगी। क्योंकि आपका प्लेन केवल और केवल किससे गिराई गई चीज़ें बिल्कुल नीचे गिरेंगी, वो होगा हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर स्टेशनरी पोजीशन में अगर लिया जाए, प्लेन में इतनी वो होती ही नहीं है कि आप उसको रोक सके बीच में, सही है ना? प्लेन से आप जब भी कोई चीज़ गिराएंगे, ये 100% है, प्लेन जो है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा होगा, यानी उसमें इनर्शिया की वजह से वो स्पीड तो रहनी ही है। ये फोर्स लगाओगे तो केवल इतना अंतर पड़ेगा, ध्यान से देखना। जैसे हमने यहाँ लिया था, मान चलो जैसे इसी को ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली इसका कंपोनेंट अभी आपने 0 लिया था, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये कंपोनेंट मान चलना 20 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ध्यान देखना, दोनों वेलोसिटीज हैं, पाथ रहेगा पैराबोलिक की, शेप बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, लेकिन रहेगा पैराबोलिक ही। क्यों? क्योंकि अभी आपका ध्यान जा रहा है दोनों कंपोनेंट अवेलेबल हैं। जो आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था वो इसी का उल्टा था। 60 की लगाएं फोर्स पे, 60 की फोर्स लगाएं तो कितना ही लगा दो? 60 लगा दो। मैं 60 कह रहा हूँ, 100 120 लगा दो।
60 नहीं, मेरा तो कहना है आप इसको कितना लगा दो, 120 लगा दो लो। इसका असर थोड़ी खत्म होगा, इसका असर तभी खत्म होगा नहीं, या तो वो रुक जाए और या तुम अपने पैकेट को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे फेंको। आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, 60 की स्पीड में प्लेन आगे जा रहा है तो अपने पैकेट को 60 किलोमीटर पीछे फेंको, मतलब 60 किलोमीटर की स्पीड से। एक्चुअली इन दोनों की वेलोसिटी आपस में 0 हो जाएंगी, तब फिर बेचारा, लेकिन नीचे आप कुछ भी करते रहें, इस फिजिकल इंडिपेंडेंस याद आ जाता है, इसके छोटा होने, बड़ा होने, कम होने, ज़्यादा होने से उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, तो अपनी जगह कायम रहेगा ना। सर फोर्स लगाने से जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ जल्दी पहुंच जाएगा, ये होता है। अगर आप यहाँ स्पीड देंगे, जितनी तेज़ दोगे उतनी जल्दी पहुंचेगा। यानी नॉर्मल में मान चलो पैराबोला ऐसा बनता, आप इधर स्पीड दे रहे हैं तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा, आप और ज़्यादा स्पीड देंगे पैराबोला ऐसा बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे 0 हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको इनफाइनाइट स्पीड देनी पड़ेगी। आप जितना तेज़ करेंगे पैराबोला सिकुड़ते जाएंगे, क्यों? क्योंकि जल्दी पहुंच गया, आगे तक कम पहुंच पाएगा, कम टाइम मिले ना। धीमे चल रहा है तो 10 सेकंड मिले, यहाँ तक पहुंच गया, तेज़ चल रहा है तो 5 सेकंड मिले, यहाँ तक ही पहुंच पाया। लेकिन पैराबोला बनेंगे ज़रूर। इसका मतलब अमेरिका के बम गलत जगह गिर गए, टोक्यो पे गिराना चाह रहे होंगे, हिरोशिमा पे गिर गए होंगे। नहीं, नहीं गिराए गए थे। हाँ बेटा, पायलट ऐसा थोड़ी होता है सड़क चलते किसी को पकड़ाओ और इधर आइए जरा, बोले क्यों, अबे बोला थोड़ा बैठ और बियर डाल, चलो अपन चलते हैं, घूम के आते हैं, इधर थोड़ा हो जाता है। पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जीवन में एक ही बार होता है। ये बड़ी मजेदार बात है। एयरफोर्स में अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप पास मालूम है कितने अवसर होते हैं? एक और नेक, वंस फेल्ड ऑलवेज फेल्ड, दोबारा देते ही नहीं। शायद ऑफिसर्स ही देते हैं, ऑफिसर्स ही देते हैं। नहीं, जो एनडीए से क्वालिफाई कर जाते हैं देते हैं, सीडीएस से क्वालिफाई कर जाते हैं वो देते हैं, लोग तैयारी कर जाते हैं सिमुलेटर वगैरह पे। सही है ना? मैंने कहा कितनी बार देते हैं, तो उतने में तो सब प्लेन को उल्टा सीधा सब नचा मारते हैं, 0 ग्रेविटी से लेके आदमी की दम निकल आती है, कई तो वहीं वोमिट कर जाते हैं इमीडिएट 2 मिनट के अंदर। क्या है बेटा, प्लेन है, साइकिल थोड़ी है कि एक पहिए पे चलाना उठा के, इसलिए मैंने कहा कभी भी जो आपने ध्यान नहीं दिया, पायलट को पहले 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों कराते हैं? मतलब अगर अपन देसी भाषा में सोचें, पायलट मतलब ड्राइवर। अब नजरिया थोड़ा बदलो, थोड़ा बदलो, पायलट मतलब ड्राइवर। अच्छा, अपन ने मोटरसाइकिल चलाना सीखी, कार चलाना सीखी, और लोग ट्रक चलाना भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कोई बगल में आइया भैया कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत डाला, चलाने लगे, चलाने लगे, चल रहे हैं। पायलट को एक बाकायदा डिग्री क्यों कराई जाती है? हर कोई पायलट, तुम्हारा सोचो 8वीं पास पायलट, अनपढ़ ड्राइवर मिल जाएगा, और यही काम ट्रेन में है। ट्रेन में कहलाते हैं लोको पायलट। लोको पायलट मतलब इंजन ड्राइवर। एक नज़रिए से देखो तो क्या है, इंजन ड्राइवर। लेकिन भैया इंजन ड्राइवर की क्वालिफिकेशन मालूम है क्या चाहिए? बीटेक मैकेनिकल। मैकेनिकल से इंजीनियर। हाँ, वो ड्राइवर नहीं है, उसे तुम ड्राइवर की गलती कर रहे हो समझने की। वो इंजीनियर है, बीटेक मैकेनिकल है, तभी लोको पायलट बना है, और इसलिए उसकी सैलरी होती है 80,000 और 1 लाख के आसपास। तो मतलब कोई भी ग्रेजुएशन नहीं लगेगा उसमें? नहीं, पर्टिकुलर एक ही चाहिए। पर्टिकुलर चाहिए ना भैया, वो इंजन वाला ही चाहिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लगते हैं। बोलो क्या पूछ रहे हैं? ए ग्रेड ऑफिसर में आते हैं प्रॉपर। मैंने कहा हर कोई आसान नहीं है। चले पहले तो आप देखें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में यू में आप लिख दो, 1 मिनट में यू आप कितना लिख देंगे? 60 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। उसी के आगे लिखें इज इक्वल्स टू 60 × 5/18
और ये मत पूछना क्यों, इसके लिए हमने पिछले अध्याय में बहुत परिश्रम किया है। मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 5/18। यू मिल गया आपको, हाँ या ना बताएं। जैसे यू मिल गया इसके बाद आगे पढ़े क्वेश्चन। आगे क्या कहता है, आगे कहता है हाइट ऑफ 490 मीटर है, यू बांधा 60 इंटू 5/18। और आपको क्या दिया है, आपको दे रहा है एच, मिल गया एच। और कह रहा है हाउ फार द एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पोस्ट। एनिमी पोस्ट से एरोप्लेन कितना दूर होना चाहिए, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, डीप जानना चाह रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, जो अभी तुमने निकाला था, डी बराबर निकाल देना, निकाल आएंगे। एक मजेदार बात आता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के 75% क्वेश्चन आप खुद कर ले जाएंगे। इनमें एक ही फॉर्मूला है, यही वाला, और कुछ है ही नहीं। कितनी दूर गिरेगा, कितनी दूर गिरेगा, बम पॉइंट ए पे गिराया है, कहाँ गिरेगा, या कितनी देर बाद गिरेगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगले टर्न में जी की वैल्यू 9.8 रखना, 490 है क्योंकि 500 आएगा। ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम अपनी सभा को विसर्जित करते हैं। अगले टर्न पे आपको थोड़ा सा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा के, और इस बात प्रोजेक्टाइल का टॉपिक हम एंड अप करेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे और क्या पढ़ें, है ना।